अस्सलाम वालेकुम। तो क्लोस्ट्रीडिया फैमिली में हमारा जो नेक्स्ट बैक्टीरिया है वो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल है। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल आपका एक तो आपने याद रखना है इसमें कि ये ब्लडी डायरिया कॉज करता है। दूसरा ये याद रखना है कि ये हमारे ह्यूमन कॉलन में ही मिलता है, मतलब इसकी कोई ना ट्रांसमिशन है ना मतलब कोई फूड के ज़रिए आता है। ये ऑलरेडी हमारे कॉलन के अंदर पाया जाता है। मतलब कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ये ऑलरेडी कॉलन के अंदर मिलता है, हमें कॉलन के अंदर मिलेगा। अब कॉलन के अंदर हर टाइम ह्यूमन कॉलन के अंदर है, हर वक्त ये ह्यूमन कॉलन में मौजूद है। लेकिन अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि ये हर वक्त ही, अगर तो ऐसा हो ना कि ये डिजीज़ खुद ही कॉज करेगा तो हर टाइम पेशेंट को क्या रहेगा, ब्लडी डायरिया रहेगा। और आलमोस्ट हर पेशेंट के अंदर, हर इंसान के अंदर ये मिलता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो इंटेस्टाइन है वो आलमोस्ट बैक्टीरिया का घर है, वहाँ पे आपको बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाएंगे। अब उनको कुछ स्पेसिफिसिटी है जब वो ये डिज़ीज़ कॉज करेंगे। कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरियाज हैं, ये उन बैड बैक्टीरियाज में से एक है। जब गुड बैक्टीरियाज मर जाते हैं तो उनकी जगह फिर ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो ऐसे ही क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल है जो हमारे कॉलन के अंदर मिलेगा, कॉलन में मिलेगा और कॉलन में मिलेगा। अब ये कॉलन में ऑलरेडी मौजूद है, तो इसकी कॉज मतलब कैसे ये होगा जब गुड बैक्टीरियाज मर जाएंगे, जिस तरह के मैंने बताया। तो गुड बैक्टीरियाज कैसे मरेंगे, तो उसमें याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मोस्ट कॉमन जो कॉज है ना वो सेकंड और थर्ड जनरेशन स्फेलोस्पोरिन्स हैं। सेकंड एंड थर्ड जनरेशन स्फेलोस्पोरिन्स, मतलब सेप्ट्राक्सोन वगैरह जो हैं सेकंड और थर्ड जनरेशन के स्फेलोस्पोरिन्स ये होंगे। इसके अलावा कॉजेज़ में आ जाएगी आपके बाकी एंटीबायोटिक्स, मतलब पेनिसिलिन आ जाएगी, या फिर जो आप इस्तेमाल करते हैं ओमेगा इस्तेमाल करते हैं, पीपीआईज़, मतलब जो आप एसिडिटी के लिए यूज़ करते हैं पीपीआईज़ आ जाएंगी। ये कॉजेज़ हैं इसकी, आपने मेनली यही याद रखना है, पीपीआईज़ यूज़ करेंगे। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, मतलब आपके जो है ओमेप्राजोल जो ड्रग्स हैं वो वाले पीपीआईज़। तो इसकी कॉजेज़ में आ जाएंगी, दो कॉजेज़ आ जाए, दो मतलब कॉजेज़ में आ जाएगी कि मोस्ट कॉमनली जो है ना, मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो सेकंड और थर्ड जनरेशन स्फेलोस्पोरिन्स है। उसके अलावा पेनिसिलिन भी कर सकती हैं, पीपीआईज़ भी कर सकती हैं। अब ये तो कॉज होगी, कॉज तो ये होगी। अभी बैक्टीरिया करेगा क्या, बैक्टीरिया की वजह से पेशेंट के सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स को यहाँ पे डिस्कस मैं बताता हूँ। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये डिज़ीज़ क्या कॉज कर रहा है, ये बैक्टीरिया जो है कुछ डिज़ीज़ क्या कॉज करेगा। ये पेशेंट के अंदर आपके जो कॉलन है वहाँ पे ये इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा। इन्फ्लेमेशन को कोलाइटिस कहेंगे। तो अब यहाँ पे जो होगा वो होगा सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, मतलब कि ये आपके कॉलन के अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर, मतलब मेम्ब्रेनस लेयर बना देगा। येलोइश कलर की मेम्ब्रेन होगी, जब आप एंडोस्कोपी करेंगे वहाँ पे क्लियरली दिख जाता है कि ये एक सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस है। एक तो इन्वेस्टिगेशन में आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में मैं बताता हूँ। तो सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस होगा। अब इसकी वजह से क्या सिम्टम्स क्या आएंगे पेशेंट के, तो जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बताया था कि ये बैड बैक्टीरिया है, तो इसकी मोस्ट कॉमन जो होगा सिम्टम होगा, एक तो होगा इसका ब्लडी डायरिया होगा। अब इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के अंदर आपके आरबीसीज सॉरी वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसीज ये रेज होंगे, डब्ल्यूबीसीज रेज हो जाएंगे। और पेशेंट को क्या होगा, इन्फेक्शन है, इस वजह इन्फेक्शन में अक्सर फीवर हो ही जाता है, तो इसमें इन्फेक्शन के अंदर फीवर हो जाएगा, फीवर होगा, वाइट ब्लड सेल काउंट हाई हो जाएगा। और मोस्ट कॉमन जो इसका सिम्टम आएगा वो ब्लडी डायरिया होगा, मतलब पेशेंट को जो फीसिस पास होगा उसमें ब्लड आएगा, तो ब्लडी डायरिया होगा। ये सिम्टम्स हो गए। अब जैसे कि कॉजेज़ में मैंने बताया कि पेनिसिलिन या एंटीबायोटिक्स हैं, तो इसका याद रखना है कि पेशेंट का जो क्लिनिकली प्रेजेंटेशन होगी वो बताएगा कि वो ऑलरेडी कोई और डिज़ीज़ थी, अंडरलाइन कोई और डिज़ीज़ थी, उसको ट्रीट कर रहा था, उसको ट्रीट करते हुए उसको ब्लडी डायरिया स्टार्ट हो गया। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री होगी किसी डिज़ीज़ की।
एमसीक्यूज़ में किसी प्रीवियस हिस्ट्री की डिजीज़ की प्रीवियस हिस्ट्री दी होगी और उसको ट्रीट करने के लिए मेनली जो आपको दिया होगा ना वो ये ही स्फेलोस्पोरिन्स दी होंगी। स्फेलोस्पोरिन्स की हिस्ट्री बता देगा कि वो स्फेलोस्पोरिन यूज़ कर रहा था और उसकी वजह से अब उसको ब्लडी डायरिया शुरू हो गया। तो आपने यही सोचना है कि ये क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल की वजह से है या फिर उसका वाइट ब्लड सेल और फीवर है। ट्रीटमेंट मतलब एंटीबायोटिक यूज़ कर रहा है फिर भी उसको फीवर नहीं ख़त्म हो रहा, तो वो इस तरीके से पूछ सकता है। तो ये आपका था प्रेजेंटेशन क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल की। अब सिम्टम्स हो गए। इन्वेस्टिगेशन सिंपल है, कॉलन में है मौजूद और कॉलन में जब फीसिस पास आउट होगी तो ज़ाहिर बात है फीसिस के साथ बैक्टीरिया भी तो पास आउट होगा। जब फीसिस का आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उसके अंदर क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल जो है बैक्टीरिया उसकी ओवर प्रोडक्शन होगी, ओवर ग्रोथ होगी, तो स्टूल एंटीजन टेस्ट करेंगे। स्टूल एंटीजन टेस्ट करेंगे और ये याद रखना है स्टूल एंटीजन टेस्ट का जो सैंपल लेना है वो विद इन 2 आवर्स उसका इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर ये पॉजिटिव नहीं आएगा तो वो तो आपको क्लिनिकली याद रखना है। तो याद यही रखना है इन्वेस्टिगेशन चॉइस इसकी स्टूल एंटीजन टेस्ट है। अब इसका ट्रीटमेंट में जो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है वो वैंकोमाइसिन है। अगर पेशेंट में अगर एमसीक्यूज में सिर्फ ये पूछा जाए ना कि इसका ड्रग ऑफ चॉइस का, तो ड्रग ऑफ चॉइस इसकी है वैंकोमाइसिन। लेकिन अगर पेशेंट को बार बार इसकी इन्फेक्शन हो रही हो, रिकरेंट इन्फेक्शन हो, रिकरेंसी हो, तो रिकरेंस के अंदर क्या होगा, रिकरेंस के अंदर आप कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे। वैंकोमाइसिन की ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन रिकरेंट अगर इन्फेक्शन हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फिडेक्सोमिसिन। फिडेक्सोमिसिन ड्रग यूज़ करेंगे, फिडेक्सोमिसिन यूज़ करेंगे। और अगर स्वेयर कंडीशन है, मतलब पेशेंट की ब्लडी डायरिया जो है बहुत ज़्यादा है और ट्रीट नहीं हो रहा है, प्रोलॉन्ग्ड है, तो स्वेयर कंडीशंस के अंदर क्या करेंगे। स्वेयर के अंदर आपने पेशेंट को ओरली देनी है, वैंकोमाइसिन ही देंगे। प्लस अब ये भी, अब अगर पेशेंट को ब्लडी डायरिया हो तो सिंपल खुलिया याद रख लेना कि जब भी जो आपका इंटेस्टाइन का अदर किसी और एंटीबायोटिक की वजह से पेशेंट को कोई भी इंटेस्टाइन का इशू हो रहा तो आप वहाँ पे जो है मेट्रोनिडाज़ोल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि ओरल वैंकोमाइसिन के साथ आपने देना है। सीवियर कंडीशन है इसलिए आईवी मेट्रोनिडाज़ोल यूज़ करेंगे, आईवी यूज़ करेंगे मेट्रोनिडाज़ोल। तो एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एमसीक्यूज़ या फिर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी कि पेशेंट को कोई और डिज़ीज़ थी और डिज़ीज़ की वजह से पेशेंट ने एंटीबायोटिक्स यूज़ किया, एंटीबायोटिक्स में सेफ्ट्राइक्सोन यूज़ किया, सेफिपाइन यूज़ किया, तो उसकी वजह से अब उसको ब्लडी डायरिया स्टार्ट हो गया, फीवर हो गया है। तो वाइट ब्लड सेल तो इन्वेस्टिगेशन है ना, तो वो तो नहीं वो शो करेगा ना, सिम्टम आपको प्रेजेंट नहीं करेगा, तो उसकी वजह से अब उसको ब्लडी डायरिया या तो फीवर है। अब बताओ कि वो डिज़ीज़ क्या होगी, तो वो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल की वजह से हो गया। अब उसका ट्रीटमेंट क्या करना है, आप डायरेक्टली ही वैंकोमाइसिन यूज़ कर, वैंकोमाइसिन की तरफ बहुत कम चाहते हैं, मतलब बता रहा हूँ ना जब याद रखने के लिए कि वैंकोमाइसिन यूज़ किया। इंटेस्टाइन का इशू है तो साथ में मेट्रोनिडाज़ोल सीवियर कंडीशंस के अंदर की बात करूँगा, क्योंकि पेशेंट तो प्रेजेंट नहीं करता ना स्टार्टिंग मतलब जो इसकी माइल्ड कंडीशंस के अंदर। तो लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस जो इसकी अगर पूछी जाए आपको एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में, तो इसकी वैंकोमाइसिन है। और अगर बार बार पेशेंट को इन्फेक्शंस हो रहे हैं, पेशेंट को ट्रीटमेंट किया इसके साथ वैंकोमाइसिन के साथ और पेशेंट ठीक हो गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद दोबारा हो गया और उसके बाद दोबारा हो गया, रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए फिर डेक्सोमेसिन यूज़ करेंगे, फिर वैंकोमाइसिन नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन अगर पेशेंट की कंडीशन बहुत बार से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मतलब वैंकोमाइसिन भी दे रहे हैं नहीं फ़र्क पड़ रहा, फिर डेक्सोमेसिन भी दे रहे हैं नहीं फ़र्क पड़ रहा, तो आप कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे, वैंकोमाइसिन ऑरली देते रहेंगे, साथ में आईवी जो है आईवी आप इस्तेमाल करेंगे मेट्रोनिडाज़ोल, मतलब डबल कवर होगा। तो ये आपका था क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल, मतलब आपकी जो 4 इसकी बैक्टीरियाज है वो कवर हो गई जो क्लोस्ट्रीडिया फैमिली से था।